morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home. So, dear students, welcome back in our online class. And last week हमने पढ़ा था हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक का 14 चैप्टर्स तूफानों की और ओके। और आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक का एक न्यू चैप्टर जो कि है यमुना नदी की कहानी। तो वैसे हमारे भारत नदियों का देश कहा जाता है। बहुत सारी नदियां हैं हमारे देश में, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं। हम इन पवित्र नदियों को पूजते भी हैं। गंगा आप सबने सुना होगा, जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ना। कहते हैं कि उसमें स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। इसी प्रकार से गंगा की तरह हमारी एक और नदी है यमुना, जिसको भी हम बहुत ही पवित्र मानते हैं। और इसकी कहानी, इसके पीछे बहुत सारे तथ्य जुड़े हुए हैं। आप जानते हो भगवान श्री कृष्ण जो यमुना नदी के तट पे खेलते करते थे, है ना। और उसके बाद यमुना नदी कहाँ, दिल्ली जो है इसकी बहुत हमारा जो पॉपुलर है, दिल्ली राजधानी है हमारी, वो भी इसी नदी के किनारे बसी हुई है। प्लस आप देख लो आगरा के जस्ट पीछे भी यमुना नदी निकलती है ना। तो इसी तरह से यमुना नदी जो है बहुत तरह से हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हुई है। तो आज हम इसी नदी के बारे में पढ़ेंगे कि इसका उद्भव कहाँ से होता है, यानी ये कहाँ से आती है, कहाँ कहाँ जाती है और इसकी लंबाई कितनी है ऑल ओवर। लेकिन इस लेसन में यमुना नदी की कहानी के साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि हमें किस तरह से हमारे नदियों को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें कचरा नहीं डालना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है लोग कुछ भी उठा के कचरा नदियों में डालते हैं, उससे हमारा जो वाटर पॉल्यूशन यानी कि जो जल का प्रदूषण है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तो हम लेसन के साथ साथ इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। क्या तुम बता सकते हो कि दिल्ली नगर किस नदी के तट पर बसा है? क्या तुम ये जानते हो कि कृष्ण जी किस नदी के किनारे जन्मे, पले और बड़े हुए? उत्तर है यमुना नदी, है ना, जिसे लोग प्यार से जमुना भी कहते हैं। यमुना को हम प्यार से कोई लोग जमुना भी कहते हैं। यमुना की कहानी यमुनोत्री से शुरू होती है। यमुनोत्री एक जगह का नाम है, उत्तरांचल में आई हुई है। ओके, तो वहां से ये नदी स्टार्ट होती है। यमुनोत्री एक पहाड़ी चोटी का नाम है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है यमुनोत्री, उसकी चोटी का नाम यमुनोत्री है। ओके, जो हिमालय में। इस स्थान को तुम मानचित्रावली यानी कि हमारे मैप में भी हम देख सकते हैं, एटलस में ढूंढ सकते हैं। और अगर तुम थोड़े से बड़े हो जाओ तो तुम वहां घूमने भी जा सकते हो। बहुत ही प्यारी सी और कूल जगह है। यमुना की कुल लंबाई है 1376 यानी 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1000। इसकी लंबाई जो है, इसकी लेंथ 1376, ये है यमुना की लंबाई, है ना। इतनी दूरी तक पानी को ढोने के बाद अपने से बड़ी नदी गंगा में मिल जाती है। फिर ये इतनी लंबी चलने के बाद किसमें मिलती है? गंगा में मिलती है। दो नदियों के मिलने की इस जगह को, संगम को हम कहते हैं, मिलन स्थली को प्रयाग भी कहते हैं। यानी कि जहां गंगा और यमुना दोनों मिलती है उसको क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। जैसे देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग आदि विभिन्न नदियों का संगम होता है। इलाहाबाद को प्रयागों का राजा कहा जाता है और प्रयागराज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दो बड़ी और पवित्र नदियां अर्थात गंगा और यमुना मिलकर एक हो जाती है। तो देखिए गंगा और यमुना कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में, है ना। इसको क्या कहते हैं उस जगह को? प्रयागराज, है ना। प्रयागराज का मतलब प्रयाग का राजा, यानी इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद के संगम को त्रिवेणी भी कहा जाता है। इस संगम को जहाँ पर तीनों नदियां, गंगा, जमुना, पहले सरस्वती भी मिलती थी पर अभी सरस्वती नहीं मिलती है, अभी सरस्वती का पानी लुप्त हो गया है, तो गंगा और यमुना ही मिलती है, तो दो मिलेगी। पहले जमाने में सरस्वती का नदी का पानी भी उसमें मिलता था, इसीलिए 3 नदियों का संगम होता था वहां, इसीलिए इसको क्या कहते थे? त्रिवेणी, यानी कि 3 नदियों का संगम। क्योंकि यहाँ किस जमाने में 3 नदियों गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम होता था। सरस्वती नदी अब लुप्त हो गई है। अनुमान है कि यह नदी पानी की मिट्टी में बहकर आती रही होगी। हजारों साल उस मिट्टी का थोड़ा थोड़ा अंश तलछट के रूप में जमा नदी को पाटता गया और एक दिन ऐसा आया कि नदी पूरी ही पट गई, अर्थात तलछट की मिट्टी से भर गई। धीरे धीरे मतलब ऐसा होगा, मतलब अनुमान लगाया जाता है कि सरस्वती नदी जो है वो पानी के मिट्टी जमने की वजह से अंदर ही दब गई और ऊपर तलछट जमा हो गया। यदि सरस्वती नदी की तलछट की सफाई उसके किनारे वाले लोग नियम पूर्वक करते रहते तो पूरी की पूरी नदी के गायब हो जाने की नौबत न आती। सोचो, नदी के लुप्त हो जाने से उसके किनारे पर बसे हुए गांवों पर क्या बीती होगी। फसल की सिंचाई नहीं होती,
मनुष्य और पशु को पानी पीने के लिए नहीं होते, नहाने धोने और सफाई के लिए भी पानी नहीं। अब आप अच्छे से जानते हो बेटा कि हमें नहाने धोने पीने सब के लिए पानी किससे मिलता है? नदियों से मिलता है ना। और नदियों में पानी कहाँ से आता है? बारिश से आता है। तो नदियों से नेचुरल रूप से हमको पानी मिलता है, प्रकृति के दिया हुआ बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे लिए वाटर का। लेकिन लोग आजकल क्या करते हैं, उसके अंदर कचरा फेंक देते हैं और क्या करते हैं, उसके पानी को बिल्कुल गंदा कर रहे हैं, है ना। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय इलाके में उछलती कूदती पहाड़ी नदी के रूप में बहने बाद यमुना पौटा साहब के पास हथेनी कुंड नाम की जगह पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हथेनी कुंड तक यमुना का पानी तेज रफ्तार में आगे बढ़ता है। इस रफ्तार की ध्वनि को दूर से ही सुना जा सकता है। हथेनी कुंड के बाद हरियाणा के यमुना नगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली की सीमा में प्रवेश करती है। दिल्ली के बाद फरीदाबाद, पलवल, मथुरा, आगरा। देखिए ध्यान सुनिए, ये शहर है जहाँ से कंटिन्यू नदी बहती है। पहले दिल्ली, दिल्ली बाद फरीदाबाद, फिर पलवल, फिर मथुरा, फिर आगरा, फिर फिरोजाबाद, फिर इटावा और हमीरपुर होते हुए इलाहाबाद में इसकी यात्रा पूरी हो जाती है। तो ये वो स्टेट्स है जहाँ से वो धीरे धीरे निकलती, एक बाय वन निकलती है और फिर लास्ट में कहा जाती है, इलाहाबाद में जाके गंगा में मिल जाती है। जो नदी बहते बहते समुद्र में जा मिलती है उसे स्वतंत्र नदी कहते हैं। देखिए, जो नदी बहते बहते समुद्र में मिलती है उसको क्या कहते हैं? स्वतंत्र नदी। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र नदी किसे कहते हैं, मे भी सर आपके पीछे क्वेश्चन में भी होगा। तो जो नदी बहते बहते समुद्र में मिलती है उसको स्वतंत्र नदी कहते हैं। जैसे गंगा नदी, ऐसी नदियों में बीच बीच में दूसरी नदियां मिलती रहती हैं। बीच बीच में आ मिलने वाली नदियों को सहायक नदियों के नाम से भी जाना जाता है। तो गंगा की सहायक नदी है यमुना, है ना। यानी कि गंगा बहुत बड़ी नदी है, उसमें जो उसकी आके मिलती है उसको हेल्पिंग रिवर यानी सहायक नदियों के नाम से जाना जाता है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी हो गई? यमुना। हर नदी का जल ग्रहण क्षेत्र होता है। जल ग्रहण क्षेत्र उस संपूर्ण क्षेत्र को कहते हैं जहां से नदी में जल आ सकता है। अतः जल ग्रहण क्षेत्र की मानवीय गतिविधि नदी के जल को प्रभावित कर सकती है। यमुना नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र है 3 लाख, कितना है? 3,45,000 यानी 45,000 और 848 वर्ग किलोमीटर। ये है यमुना का पूरा जल ग्रहण क्षेत्र। इसमें 6 राज्य शामिल हैं। इनके नाम है उत्तर प्रदेश। 6 राज्यों से निकलती है, ये देखिए कौन कौन थे? उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं डंबल, हिंडन, टॉन्स, बेतवा और कैन। इसमें चंबल सबसे बड़ी है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गैप इसलिए क्योंकि बहुत साउंड आ रहा था, क्लासेस चल रही है आसपास, इसलिए। तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमने जल ग्रहण क्षेत्र पढ़ लिया है कि इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 3,45,848 वर्ग किलोमीटर। ओके, और इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, हिंडन, टॉन्स, बेतवा और कैन। इसमें चंबल सबसे बड़ी है। ठीक है, अब मैं देखिए एक्चुअली एक लाइंस को पढ़ने से बेटर ये है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लूं। तो बेटा देखो क्या है कि ये जो नदी है यमुना नदी, इससे बहुत सारी नहरें निकाली गई है। तो सबसे पहली जो नहर थी वो निकाली फिरोज तुगलक ने यमुना से सबसे पहली नहर निकाली थी जो हरियाणा के हिसार में जाती थी। हिसार हरियाणा का एक छोटा सा राज्य होगा, तो हरियाणा का एक छोटा सा कोई शहर होगा, तो हरियाणा के हिसार तक जाती थी। उसके बाद अकबर भी आया, अकबर ने भी एक नहर निकाली जो दिल्ली तक आई यमुना नदी की। ठीक है, तो अब दिल्ली में भी यमुना का पानी आता है। फिर उसके बाद अकबर के बाद में फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने उस नहर की क्या करवाई? मरम्मत करवाई, यानी कि उसको ठीक करवाया। तो इस तरह जैसे जैसे जिसका राज्य आता गया यमुना नदी को वो इम्प्रूव करते गए, अच्छे से उसको बनाते गए, उसको करते गए। ठीक है, इस तरह से दिल्ली तक यमुना का पानी पहुंच गया। फिर अपने क्वेश्चन आता है आगे यहाँ पर कि आखिर नहरें जो है, नदी से नहरें क्यों निकाली जाती है? अब देखो जैसे कि हमारी जवाई डैम को ले लो, जवाई डैम है, तो जवाई डैम से नहरें निकाली गई है ना। तो नहरें क्यों निकाली जाती हैं? तो इसका सीधा सीधा बेटा ये है आंसर कि नहरें इसलिए निकाली जाती है ताकि, अब देखिए सीधी सी बात है कि नदी जो है अगर निकल रही है तो वो हर गांव तक तो जाएगी नहीं, लेकिन गांव तो बहुत सारे होते हैं, आसपास में छोटे छोटे गांव होते हैं। अब जिस गांव से निकल रही है उस गांव के लोग तो पानी से नदी से पानी ले लेंगे, परंतु जो आगे उससे रिलेटेड गांव होंगे आस पड़ोस के, वो कहाँ से पानी लाएंगे, है ना।
तो नहरें इसलिए निकाली जाती हैं ताकि पानी जो है प्रत्येक गांव तक पहुंच सके, हर व्यक्ति तक पहुंच सके और स्पेशली जो है किसानों तक उनकी सिंचाई करने के लिए पानी पहुंच सके। अदरवाइज वो खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए इतना सारे पानी कहाँ से लाएंगे, है ना। तो नदियां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारी खेती के लिए। तो नहरें इसीलिए निकाली जाती है ताकि किसान भी अपनी जो खेती है वो अच्छे से कर सके, उन तक पानी पहुंच सके, है ना। उसके बाद देखिए आते हैं कि अब है पॉल्यूशन। अब बारी आती है पॉल्यूशन की कि यमुना नदी का पॉल्यूशन कितना है और कैसे ठीक हो सकता है। तो चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। ये पॉल्यूशन है, ये नहरों का था, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। और एक और बात कि नहरें जो है बारिश में ज्यादा बारिश होती है, कभी भी आपको पता है बहुत ज्यादा बारिश होती है तो डैम भी फुल हो जाता है कि नहीं हो जाते। और जब डैम फुल होते हैं तो हम क्या करते हैं, लोग जैसे जवाई डैम है तो लोग क्या करते हैं, जवाई डैम की 9 फाटके खोल देते हैं, तो वो सारा पानी कहाँ जाता है, नहरों में ही जाता है ना। तो इससे क्या होती है, बाढ़ नहीं आती है ना। अगर 9 फाटके खोलते और नहर बनी हुई नहीं हो तो वो तो गांव के गांव डूब जाएंगे, सारा पानी गांव में चला जाएगा, तो गांव के गांव क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इसीलिए उस बाढ़ को रोकने के लिए भी नहरें बनाई जाती है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों से यमुना नदी में प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ गई है। उसमें डाले जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ, कचरा, मैल, गंदगी इस पानी को खराब कर रहे हैं। जल का उपयोग करने लायक भी नहीं रहा है, इसी को जल प्रदूषण कहते हैं। साफ सुथरा जल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यह एक दुर्लभ वस्तु हो गया है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण है शहरों से आने वाले गंदे नाले और उद्योगों का कचरा। यमुना के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा जैसे अनेक बड़े औद्योगिक शहर बसे हुए हैं। इन शहरों के कई नाले गंदा पानी यमुना में सीधे मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब आप अच्छे से जानते हो कि बड़े बड़े शहर है ये, दिल्ली वगैरह तो बहुत बड़े बड़े शहर है, तो इसमें कितने इंडस्ट्रियल एरियाज है, यानी औद्योगिक जो है जगह है, तो उसका सारा जो कचरा होता है ना वो डायरेक्टली नालों के थ्रू नदी में मिल जाता है। तो नदी का पानी क्या हो रहा है, दिन ब दिन गंदा हो रहा है, उपयोग के लायक ही नहीं बच रहा है। शहरों की नगर पालिका और नगर निगमों का यह कर्तव्य है कि हम अपने गंदे पानी को साफ करने के बाद उसमें नदियों में मिलने न दें और बहुत कम नगरों में गंदे पानी को साफ करने की सुविधा उपलब्ध है। यमुना नदी के किनारे स्थित 8 प्रमुख शहरों में लगभग 16 लाख लीटर गंदा पानी कचरा प्रतिदिन नदी में मिलता है। विकसित देशों की तरह नदियों में प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक निस्राव नहीं है। उद्योग धंधे तो केवल 20% ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। देखिए अब यहाँ पर विदेशों की तरह हमारे देश में नहीं है कि पूरा का पूरा 100% उद्योग से ही हमारा पानी गंदा हो रहा है। उद्योगों से सिर्फ कितना पानी गंदा हो रहा है, 20%, तो 80% किससे गंदा हो रहा है। देखिए शेष 80% प्रदूषण घरेलू मल, जल, शहरी कचरे के कारण होता है। देखिए 80% किससे गंदा हो रहा है। आपको पता है लोग बहुत सारे जाते हैं नदी के अंदर अपने गाय भैंसों को धोने के लिए, अपनी कार को धोने के लिए, प्लस अपना गंदा कचरा होगा वो नदी में जाके फेंक के आएंगे। तो इससे क्या होता है बेटा, इससे सब होता है नदी का पानी दिन ब दिन गंदा होता है। सारा कचरा नदी के अंदर मिल जाता है, फिर वो पानी जो है हमारे पीने के लिए या यूज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रहता। शहरी कचरे या मल जल के रूप में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पानी में मिलने पर ऑक्सीकृत होते हैं। बोलचाल की भाषा में इस प्रक्रिया को सड़ना कहते हैं, यानी कि सड़ जाते हैं, है ना। किंतु वैज्ञानिक भाषा में ये ऑक्सीकरण है। जलवायु की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए आवश्यक तत्व है। पानी में ऑक्सीजन की कमी होने पर मछलियां मरने लगती है। अब देखिए जितना भी डस्ट वगैरह है जब पानी में मिलता है तो सड़ जाता है वो कचरा, तो उससे क्या होता है ऑक्सीकरण, मींस जो कचरा सड़ता है तो उसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से और पानी में जो मछलियां होती है वो दिन ब दिन क्या होती है, मरने लगती है, क्योंकि उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। सामूहिक स्नान, धार्मिक अनुष्ठान, मवेशियों को नहलाने, नदी किनारे मुर्दों को जलाने, छोटे शिशु और मवेशियों को शवों को नदी में बहाने से भी प्रदूषण होता है। सामूहिक स्नान के समय लोगों को फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि फैल सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के समय नदी में पत्तियां, फल, फूल, सिर, दही, सिर के बाल, आटा, अस्थियां, राख डाले जाते हैं। इससे भी प्रदूषण में वृद्धि होती है। पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा अनेक कारखाने हैं। कारखानों से पानी का उपयोग किया जाता है। उपयोग के बाद बचा पानी गंदगी लेकर वापस आता है। इससे कई विषैले पदार्थ मिले रहते हैं। जब उद्योगों का पानी जो है पानी उसमें मिलाया जाता है तब प्रदूषण होने के साथ साथ यह पानी में जहरीला भी हो जाता है। ऐसा पानी इस्तेमाल लायक नहीं रहता है। मथुरा के कपड़ों की रंगाई के कारखाने हैं जिसमें रंगीन पानी मिलकर यमुना में मिलता है। इसके प्रभाव से यमुना का पानी रंगीन हो जाता है। यमुना नदी बरसात को छोड़कर बाकी ऋतुओं में पानी की कमी हो जाती है। सिर्फ बारिश की ऋतु होती है ना उसमें यमुना में फुल पानी होता है, अदरवाइज यमुना में पानी की थोड़ी सी कमी रहती है।
अधिक पानी में जब गंदा पानी मिलाया जाता है तब उसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ता। अब आप अच्छे से जानते हो, जैसे कि अगर बहुत सारा पानी आएगा और पानी कंटिन्यू बहता है, अगर उसमें गंदगी फेंकी जाती है तो वो इतना असर नहीं करता है, क्योंकि गंदगी पानी के साथ साथ बह जाती है। परंतु अगर पड़ा हुआ पानी होगा, हम उसमें गंदगी डालेंगे, तब तो वो कितना गंदा हो जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा। तो यही यमुना के साथ भी होता है। इसके विपरीत कम पानी में थोड़ा प्रदूषण भी प्रभावित होता है। यमुना नदी की स्थिति ऐसी है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान यमुना नदी की सफाई के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। भविष्य में यमुना नदी संभवतः कुछ साफ हो जाएगी। हम सबका कर्तव्य है कि नदियों को साफ रखने में हम मदद करें और नदी के किनारे या नदी में बेकार की चीजें हम न फेंकें। तो इसकी कंटिन्यू, इसकी जो सफाई का जो है गवर्नमेंट काम कर रही है इसकी सफाई को लेकर, तो धीरे धीरे वी होप कि यमुना नदी जो है वो क्लीन हो जाए। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए हमारे आसपास की नदियों में इवन हम थोड़ा सा भी कचरा फेंकते हैं वो न फेंके, नदियों को साफ सुथरा रखना हम सबका कर्तव्य है। तो आई होप यमुना की नदी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको शब्दार्थ तो लिखने नहीं है, इससे रिलेटेड आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिल करके भेज दूंगी, आप लिख लेना। ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।